हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर का जो विषय है हमारे वो है संधान कल्पना। अभी ये ध्यान में आना चाहिए कि ये संधान कल्पना निर्माण क्यों हुई। अभी जो हमारे पहले पंचविध कषाय कल्पना बताई है, गरज कल्क वात हिम फांट, ये जो पंचविध कषाय कल्पना हमने पहले वाले लेक्चर में पढ़ी है। उसका जो सवीर्यता अवधि है या फिर शेल्फ लाइफ है वो थोड़ा सा कम है, क्योंकि वो ज्यादा समय तक टिक नहीं पाती है या फिर ज्यादा देर तक रह नहीं पाती है। इसकी वजह से इस पंचविध कल्पना से थोड़ी वीर्यवान जो कोई तो भी कल्पना होनी चाहिए, की वजह से ये संधान कल्पना का उगम आचार्यों ने किया है या फिर उसकी खोज की गई है कि इससे ज्यादा कौन सी अच्छी हो सकती है। तो अभी टॉपिक वाइज जाएंगे हम, मतलब सिस्टमेटिकली। पहला आता है एटमोलॉजी यानी निरुक्ति क्या है संधान कल्पना। तो ये शुद्ध कल्पद्रुम का श्लोक मैंने यहाँ पर लिया है। यहाँ पर है कि संधीयते यद इति संधान, इसका मतलब क्या है। प्रोसेस ऑफ संधान इज नोन एज फर्मेंटेशन, मतलब जिससे संधान होता है वही संधान संधान कल्पना है। ये निरुक्ति आप एग्जाम में भी लिख सकते हैं, ज्यादा ये नहीं है, हार्ड नहीं है। इजीली रिवाइज भी कर सकते हो आप और ध्यान में भी रख सकते हो। तो संधीयते यद इति संधान मतलब द टर्म संधान इज द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। बाद में आती है इसकी डेफिनेशन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ संधान कल्पना। तो द्रव्येषु चिरकालस्थं द्रव्यं यत् संधितं भवेत् आसव अरिष्ट भेदेस्तु प्रोच्यते देशेषु उच्यते। ये शारंगधर संहिता का श्लोक यहाँ पर मैंने लिया है। इसका मीनिंग क्या है कि संधान इज द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। इसमें क्या होता है, चार पार्ट्स होते हैं। पहले एक द्रव द्रव्य होता है, या इसमें हम स्वरस लेते हैं या फिर क्वाथ लेते हैं। बाद में एक मधुर द्रव्य होते हैं, इसमें इधर हनी आता है, शुगर आता है, या फिर गुड़ आता है मधुर द्रव्य में। तीसरा आता है प्रक्षेप द्रव्य और चौथा आता है संधान संधान द्रव्य यानी भात के पुष्प, मधु के पुष्प, इसका यूज कर सकते हैं। ये चारों पांचों चीजें एक घुल मिलाकर एक इनर्ट वेसल में हम रखते हैं और उसका जो मुंह है वो कपड़े से बंद कर लेते हैं और उसे अलाउ कर दे फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए, संधान प्रोसेस के लिए फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। एंड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्मेंटेशन। चिरकालस्तम मतलब हम उसे बहुत देर तक, मतलब 8 से 10 दिन तक कम से कम रखते हैं। अभी वो डिपेंड करता है कि कौन सी जगह का फर्मेंटेशन वगैरह है या फिर काल कौन सा है। अगर मतलब वसंत या फिर शरद ऋतु में हम बनाएंगे तो थोड़े से जल्दी बन जाएंगे। उससे भी ज्यादा ग्रीष्म ऋतु में भी थोड़ा सा जल्दी बन जाएंगे। लेकिन अगर वर्षा ऋतु वगैरह होते हैं तो ज्यादा खराब होने की चांसेस होती है। तो चिरकाल असम मतलब थोड़ी 8 से 10 दिन तक जब हम रखते हैं उसे, तो इसके उस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन कह सकते हैं यानी संधान कह सकते हैं। ये वो गई इसकी डेफिनेशन। अभी आसव और अरिष्ट इसके दो मेन भेद है, इसकी वजह से संधान कल्पना को आसव अरिष्ट विज्ञान भी कहा जाता है। ये आप ध्यान में रख सकते हो कि आसव अरिष्ट विज्ञान भी इसे ही कहा जाता है संधान कल्पना को। बाद में आते हैं अभी निरुक्ति हो गई, डेफिनेशन हो गई। बाद में आते हैं उसके टाइप्स कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ संधान कल्पना। इसमें तो अभी दो टाइप्स है। एक है मध्यजनित संधान मतलब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, दूसरा है अम्लजनित संधान यानी एसिडिक फर्मेंटेशन। इसमें मध्यजनित संधान में जो है वो आते हैं सुरम। सुरम में इसके कुछ लेयर्स होते हैं, तो प्रसन्न, जगल, कादम्बरी, मेदक और सुरापी। बाद में आता है सिद्धू। सिद्धू के दो टाइप्स होते हैं, पक्व या अपक्व। बाद में आता है वारुणी और ये आसवारी शुद्ध, इसकी मेन भेदी है ही। और अम्लजनित संधान क्या आते हैं, चित्तकल्पना, सुशोधक, सौवीरक, कांची और संरक, ये पांच आते हैं इसमें अम्लजनित संधान में। तो पहले हम देखते हैं मध्यजनित संधान में से सूरा वगैरह जो है इसको डिटेल में देखेंगे। अभी जो है ये आ, ये बॉटल आप ध्यान में रखो, सिर्फ ऐसा मतलब समझने के लिए मैंने ये लिया है कि जो मतलब कंसेप्ट जो है वो आपको समझ में आनी चाहिए कि सूरा ये अपर मोस्ट है, इसके नीचे का प्रसन्ना है, इसके नीचे का कादम्बरी है, इसके नीचे का जगल है और इसके नीचे का मेदक है और ये वक्त है। ये बॉटल आप विजुअलाइज करके भी ध्यान में रख सकते हैं। तो पहला है सूरा। सूरा की डेफिनेशन क्या आई है कि परिपक्व अन्न संधान उत्पन्न सूरा जगु, मतलब इसका क्या होता है,
परिपक्व, या फिर ये जो अन्न होते हैं, मतलब वीट या राइस, ये दो ग्रेन्स के प्रकार है ना, आपको पता है। आ, ये अ, मतलब वीट और राइस को पानी के साथ यानी वाटर के साथ अगर हम अग्नि पर पकाते हैं, और उसका डिस्टिलेशन, मतलब वो डिस्टिलेशन प्रोसेस है, जो अर्क वगैरह निकलते हैं ना उस टाइप से, जो फर्मेंटेशन करके हम ये बनाते हैं, क्या बोलते हैं, अल्को फर्मेंटेशन करके जो प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसे ये कहते हैं सूरा कहते हैं। अभी इसमें आपको ध्यान में क्या रखना है, वीट और राइस ये दो मेन है, वाटर है, और उसको अग्नि पर पचन करना है, और डिस्टिलेशन से उसका अर्क निकालना है, उससे जो बनती है वो सूरा है। अभी ये पिक्चर आप विजुअलाइज करोगे तो उसमें आपको ध्यान में आ जाएगा कि सूरा एक्चुअली होता क्या है। और ये जो डेफिनेशन है वो भी मतलब इतनी हार्ड नहीं है याद रखने के लिए। क्या है कि परिपक्व अन्न क्या होता है, राइस और व्हीट, तो अन्न दोनों आते ही है। तो उससे सब उत्पन्न मतलब उससे जो उत्पन्न होती है वो सूरज है। तो आप ऐसे ध्यान में रख सकते हैं। ये हो गया सूरज। अभी सूरज में जो लेयर आए उसमें उसके बारे में बात करेंगे कि ये जो सूरज, अभी ये सूरज आपने अपर मोस्ट लेयर देखा, ये अन्न और इससे तैयार होती है। बाद में क्लियर सुपरनेट फ्लूइड ऑफ सूरज प्रसन्न, मतलब सूरज के ऊपर का जो फ्लूइड होता है तो वो प्रसन्न रहते हैं उसी पर। बाद में आता है कादम्बरी, मतलब ये कादम्बरी क्या है कि प्रसन्ना के नीचे का भाग, नीचे वाला भाग है, और ये थोड़ा सा नीचे ऊनी को थोड़ा सा गाढ़ा रहा है। जगल ये दोनों से भी गाढ़ा रहा है, प्रसन्ना और कादम्बरी से भी जो नीचे वाला है वो है जगल, और ये इससे दोनों से गाढ़ा रहा है। बाद में आता है मेढक, ये तो सेमी सॉलिड ही हो गया अभी लेयर। और इसमें उसके बाद आता है लास्ट वाला रेसिड्यू, मतलब एकदम लास्ट वाला, ये लोअर मोस्ट लेयर, इसे वक्कस कहते हैं, सुराबिज कहते हैं, या फिर किण्वन कहते हैं। तो ये हो गया, हमने क्या क्या देखा अभी, डेफिनेशन, टर्मिनोलॉजी देखी, डेफिनेशन देखी, ये आपको विजुअलाइज करने के लिए बहुत है। ये सूरा का मीनिंग हमने यहाँ पर देखा, ये सूरा के जो लेयर आते हैं पांच, उसके बारे में हमने देखा। अभी ये पहला हो गया सूरा। दूसरा आता है सिद्धू। सिद्धू, सिद्धू के दो प्रकार हैं, एक में होता है अपकवरस सिद्धू, दूसरा होता है पकवरस सिद्धू। अभी इसमें क्या ध्यान में रखना है कि इक्षुआदि जो मूल मधुर द्रव्य के रस होते हैं उसका हम रस यहाँ पर डायरेक्टली अगर संधान करते हैं, मतलब विदाउट यूजिंग अग्नि, तो उसे अपक्वरस सिद्धू कहा जाता है, ये एक टाइप है। और पकवरस सिद्धू जो है इसमें क्या होता है कि ये जो मधुर द्रव्य है, सूखा रस वगैरह, उसको हम अग्नि पर पाक करके संधान करते हैं, तो वो पकवरस सिद्धू हो जाता है। ये हो गया सिद्धू के बारे में। सूरा के बारे में आपको समझ में आ गए, उसके लेयर समझ में आ गए, ये सिद्धू के बारे में हो गए। ये कुछ उनके गुण है जो प्रसन्ना कादम्बरी वगैरह भी इसमें नहीं पूछते हैं, मतलब यूजी लेवल के लिए नहीं पूछते हैं। लेकिन ये जो सुरामंड है, कादम्बरी गण, सुरामंड प्रसन्न, रक्त सौरभ सारा, ये एमसीक्यू के लिए आते हैं जब हम पीजी का प्रिपरेशन करते हैं ना। तो ये अभी तो नाइस टू नो, तो आप सिर्फ एक पढ़ के बाजू में रख सकते हो। अगर कोई बहुत ही ज्यादा ये डिटेल स्टडी करने वाला आएगा तो एक बार कोई पूछेगा, अगर हाइमा में वगैरह होगा तो एक बार ये पढ़ लो, मतलब ऐसा ध्यान में रखने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी एक बार नजर इससे उतार लो एक बार फिर। ऐसा है वक्त सूरत सर ये वगैरह है ना, वो एमसीक्यू के लिए आते हैं, मतलब पीजी प्रिपरेशन के लिए। यूजी के लिए सिर्फ आप एक बार पढ़ के छोड़ दोगे तो भी चलेगा। टेबल वाइज मैंने थोड़ा सा इजी जाने के लिए टेबल वाइज दिया है आपको। ये हो गया इससे सिद्धू का हो गया। बाद में ये पूरा प्रसन्न कादम्बरी है, इसके गुण वगैरह हो गए, डेफिनेशन हो गई। बाद में एक आता है वारुणी। वारुणी के बारे में क्या आया है कि ताल खरजूर और ये के जो वृक्ष होते हैं उससे जो हम रस निकालते हैं उसे वारुणी कहते हैं। अभी आप ये केरल वगैरह साइड या आंध्र प्रदेश वगैरह साइड तो जाओगे, या फिर आपने टॉलीवुड की कोई सी मूवी वगैरह देखी होगी, तो उसमें ये ऐसे पेड़ बहुत ज्यादा दिखते हैं, और ये थोड़े से ऐसे बहुत ऊंचे होते हैं। और इस पर है ना ये हंडिया, यहाँ पर है जो हंडिया लगी हुई जो रहती है, तो वहां में नीरा वो कलेक्ट करते हैं और बेचते हैं। तो ये कैसा क्लियर होता है, क्लियर फ्लूइड होता है ऐसा हरे कृष्ण का। तो जनरली ताल का वृक्ष और खरजूर के वृक्ष जो होते हैं इनसे ये मिलते हैं, तो इसे वारुणी भी कहते हैं या फिर नीरा भी कहते हैं। ये आंध्र प्रदेश और केरल की साइड में बहुत ज्यादा कॉमन है। अभी अभी इजीली कहाँ पर भी मिल सकता है, लेकिन फ्रेशली जो मिलता है तो वो वहां पर मिलता है। ये दिखने में ऐसा होता है, व्हाइट कलर का फ्लूइड होता है, ये नीरा कहते हैं।
फिर वारुणी, ये हो गया वारुणी का। बाद में आता है कोहल। इसमें ही जो टाइप्स है, सब टाइप्स है, वो अब हम डिस्कस कर रहे हैं। यह वह सप्तकृत कोहल, इसका मतलब क्या है कि ये जो गेहूं वगैरह जो धान होते हैं, उसका जो ये कुछ वगैरह होता है ना, कवरिंग वगैरह होते हैं, तो उसे हम यव कहते हैं, यव सप्तु कहते हैं। उसका अगर फर्मेंटेशन हम करते हैं पानी वगैरह के साथ, तो उससे क्या मिलता है, कोहल मिलता है। कोहल हो जाता है उस, तो उसे कोहल करते हैं। अभी कोहल के बारे में एक कॉमन पूछने वाला एमसीक्यू है कि कोहलो वदनोति है, मतलब अभी ये जोकर का फेस मैंने यहाँ पे लगाया है, कि आपको दिखने में इतना अच्छा अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो अपोजिट ध्यान में रखना है कि वो दिखने में अच्छा नहीं है, मतलब वो उसका वजन है, वजन का मतलब क्या होता है, भूख होता है, तो उसका वजन अप्रिय नहीं है। लेकिन कोहल के सही वजन अप्रिय है, ये अपोजिट थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ये कॉमन आपको बहुत ज्यादा बहुत लोगों की पसंदीदा मूवी है ये जोकर का, तो इसका जो है ना वाई सो सीरियस, वैसे भी कोहल को वदन प्रिय है, की वजह से ये इसका वदन प्रिय नहीं है, लेकिन ये कोहल है वदन प्रिय है, ऐसे ध्यान में रखना। ये हो गया कोहल के बारे में। बाद में आते हैं, कोहल हो गया। बाद में आता है आसव और अरिष्ट। पहला जो है आसव, इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। तो ये क्या हो गया कि पूरा कनेक्शन का कुछ तो भी प्रॉब्लम है। अभी आता है आसव। आसव में क्या आता है कि पहले इसमें दी है डेफिनेशन। इसका डेफिनेशन क्या है कि यद पक्वा औषधाभूतम सिद्धम मध्यम स आसव, मतलब एक अपक्व औषधाभूत, मतलब इसका क्या अपक्व औषधाभूत है, डायरेक्टली जो स्वरस हम लेते हैं उसमें मधुर द्रव्य संतान द्रव्य मिलाकर जो हम लिक्विड तैयार करते हैं, इसे आसव कहते हैं। अभी ये हो गया कोहल के बारे में। अभी हम देखेंगे आसव और अरिष्ट के बारे में। तो ये क्या होगा कि आसव अरिष्ट, आसव का मतलब क्या है कि यह अपक्व औषधाभ्याम सिद्धम मध्यम स आसव, मतलब द फर्मेंटेड लिक्विड रिजल्टिंग फ्रॉम फॉर्मुलेशन ऑफ अपक्व औषधम, या फिर स्वरस जिसे कहते हैं, उसे आसव कहते हैं। और अरिष्ट की डेफिनेशन क्या आ गई साइड बाय साइड, अरिष्ट में वाद सिद्ध, ये डिफरेंस है आसव और अरिष्ट में। from मध्य रिजल्टिंग फ्रॉम द फर्मेंटेशन ऑफ अक्वा, इसका मतलब क्या है, वात, इसे अरिष्ट कहते हैं। ये दो पिक्चर आप ध्यान में रखोगे, ये स्वरस का अरिष्ट है, आसव है, सॉरी,
और वात का अरिष्ट है, वो ध्यान देना चाहिए। बाद में आ जाते हैं फैक्टर्स। जो है कुछ फैक्टर्स है जिनका हमें आशुवरिष्ठ प्रिपेयर करते समय ध्यान रखना है कि कौन से फैक्टर्स है। तो उसमें पहला है कास्टर मतलब जो जिससे भी हमने आशुवरिष्ठ प्रिपेयर करने हैं वो रस वीर्य गुण विपाक से परिपूर्ण होने चाहिए, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा है फ्रेशली कलेक्टेड होने चाहिए, मतलब वो ज्यादा सड़ी वाली खुदी वाली वगैरह ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा फ्रेशली कलेक्टेड होना चाहिए। उसमें अभी कृमि की वगैरह कुछ नहीं होनी चाहिए, मतलब माइक्रो डस्ट वगैरह या फिर मतलब इम्प्यूरिटीज या फिर वो अडल्ट्रेशन वगैरह होता है ना, तो वो नहीं होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट इजीली अवेलेबल होना चाहिए, नहीं तो हम कर रहे हैं कि इसका आसव बनाते हैं उसका आसव बनाते हैं। अभी तो पलाश पुष्पा से हम बनाते हैं, पलाश पुष्पा कब अवेलेबल होते हैं, इन सीजन ऑफ होली। तो अभी ये मौसम में हम सोचेंगे कि पलाश पुष्पा से बनाते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है ना। तो वो जब इजीली अवेलेबल होता है तब हम बना सकते हैं ऐसे। बाद में आता है क्वाथ प्रिपरेशन, जब क्वाथ तो हम अरिष्ट के लिए बनाते हैं ना, आंसू के लिए तो स्वरस ही बनाते हैं। तो वो जब क्वाथ बनाते हैं उसमें तीन चीजें हैं। एक, तो उसमें हमेशा मंदाग्नि का यूज करना चाहिए, अगर ज्यादा तेज अग्नि का यूज करोगे तो कुछ नहीं, क्वाथ जल जाएगा, उसका जो अर्क है उसमें नहीं उतरेगा। बाद में आता है कि ये वो कुछ चूर्ण नहीं लेना चाहिए, अगर ज्यादा माइल्ड मतलब बहुत फाइन चूर्ण लोगे तो वो आशा करते समय वो नीचे मतलब जो बॉटम होता है ना पॉट का, तो उससे यहाँ पर बहुत ज्यादा मतलब गाढ़ा होने की वजह से वो नीचे सेडिमेंट हो जाता है। और जब हम बॉटल्स वगैरह पैक करते हैं ना तो बॉटल्स में भी वो हो जाता है, तो उस वजह से ज्यादा फाइन चूर्ण नहीं लेना है, ये वो कुटे चूर्ण लेना है, इससे स्वाद भी अच्छा बनता है। और ये जो एक्सपेक्टेड द्रव्य है उसका और कभी इसमें निकलता है। और स्वाद शुड बी रिड्यूस 1/4 रेदर देन हाफ, क्योंकि इससे अर्क अच्छे से आ जाता है। बाद में हो गया संधान पत्र। अभी पहले के जमाने में कुछ अवेलेबल नहीं था तो वो अर्थ प्रोसेस करते थे। ये भी एज पर एबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ क्वांटिटी ऑफ सवारिश शुड बी प्रिपेयर्ड, ये इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। पहला हो गया मिट्टी का पानी, ये पहले के जमाने में यूज करते हैं। अभी बहुत सारे फैक्ट्रीज में या फिर बहुत सारे फार्मेसीज में जो है स्टेनलेस स्टील का ऐसा जो है बेसन यूज करते हैं जनरली, बड़े क्वांटिटी में जो बनाते हैं ना, तो ऐसे ही बनाते हैं स्टील की क्वांटिटी, स्टील का ये यूज करके। बाद में आता है वुडन ड्रम्स, ये बहुत बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अगर होता है, ये भी अब कालेडा वगैरह गए हो गए राजस्थान में, तो यहाँ पर ऐसे सीमेंट के भी है। और ये क्या बोलते हैं वुडन की भी है ड्रम्स, ऐसे इसमें भी अच्छे से स्टोर होता है। इसमें मेन चीज क्या होती है कि रिएक्शन नहीं होता है ऐसा वरिष्ठ का उनके से। अभी ये कुछ अवेलेबल नहीं है तो अभी हम प्लास्टिक का ड्रम यूज कर सकते हैं, ये भी कॉमनली बहुत ज्यादा होता है, अभी जो वैद्यजन वगैरह खुद का खुद बनाते हैं तो वो ये प्लास्टिक ड्रम भी यूज कर लेते हैं। बाद में आते हैं ये संधान पात्र का हो गया। अभी संधान पात्र का कंसेप्ट जब हम पढ़ते हैं तो उसमें दो चीजों का वर्णन आया है, एक प्रलेपन यानी लेपन और दूसरा है धूपन, जिसे प्रदूपन भी कहते हैं। तो वो क्या था कि पहले के जमाने में जो मिट्टी के बर्तन बनाते थे ना, तो वो वही कॉमनली यूज होते थे फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए। और आपको पता है कि वो मिट्टी का जो घड़ा होता है वो पोरस होता है, और मिट्टी से बनता है ना, तो हो सकता है कि वो कंटेमिनेटेड होगा या फिर उसमें कुछ माइक्रोब्स वगैरह होंगे जो हमें आंखों से नहीं दिखते हैं, क्योंकि मिट्टी तो कहाँ की भी रह सकती है ना, उधर के वगैरह लाते हैं ना हम, तो वो पोरस होता है और उसमें में भी माइक्रोब्स हो सकते हैं। तो ये जो दो दोष है उसके, वो दोष दूर करने के लिए आचार्यों ने क्या किया कि चलो वो बताइए हम इसे अगर ऐसा सवारिश पात्र में बनाएंगे तो हो सकता है कि हमारा स्वादिष्ट खराब हो सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि क्या क्या करते हैं कि कुछ सुगंधित द्रव्य वगैरह लेकर उसका लेप इस साइड से कर सकते हैं पात्र पर। तो वो क्या हो जाएगा कि हमारा जो स्वादिष्ट है वो खराब नहीं हो सकता। तो इसमें मेरे सुगंधी जो द्रव्य है जैसे कि चंदन है अगरू है, तो इसका लेप अंदर से हम करते हैं, तो ये कंसेप्ट को क्या कहते हैं, लेपन कहते हैं। अभी ये तो इसी लेपन के बारे में बहुत देखा है मैंने, लेकिन इतना ही मुझे मिला है, मटेरियल ज्यादा नहीं मिला है क्योंकि कोई अभी ये फॉलो नहीं करता है। आज के जमाने में तो ये क्या बोलते हैं स्टेरलाइजेशन वगैरह हो इतना प्रोसेस आगे गया है, तो लेपन अभी इसके या ये जमाने में कोई नहीं करता है। लेकिन अब एसएक्यू के लिए वगैरह आपको आता है तो आपने ये चार पॉइंट पॉइंट भी लिख दिए तो भी चलेगा। अभी कुछ आचार्य है उन्होंने कुछ स्पेसिफिक असवरिष्ठ में ये
मेंशन किया है इसके बारे में, कुछ द्रव्य के बारे में, तो मैं आपको वो बता दूंगी। अभी आचार्य चरक ने गुराल बारिष्ट बताया है, उसमें लेपन के लिए क्या बता है, पिप्पली, चवक, मधु, घृत। ये जो पिक्चर से विजुअलाइज कर सकते हो, मैंने कॉमन निकाले हैं तीनों में से। अभी मधुकारिष्ट है, इसमें क्या है, केला, मृणाल यानी कमलकंद जैसे कहते हैं हम, अगरु, चंदन, इसका लेप देते हैं। गंडीरद्यारिष्ट में चित्रक और पिप्पली, ये दोनों का लेप देते हैं। विश्वश्रुत ने लोहारिष्ट में पिप्पली और मधु का लेप बताया है, दोनों हम है। अभी आचार्य वाग्भट ने चरक जैसा ही बताया है, लेकिन उसमें चवक ऐड किया है। नहीं, उतना ही सेम ही है। अभी गद निग्रह बोल के एक ग्रंथ है, उसमें घंटीरद्य अरिष्ट बोल के एक अरिष्ट है, उसमें मरीच और पिप्पली, ये दोनों बताए। तो ये हो गया प्रलेपन के बारे में, कैसे होता प्रलेपन। दूसरा आता है धूपन यानी प्रधूप। इसका ही प्रिंसिपल सेम ही है, वो ही कि वो जो अर्पण पॉट से वो फर्मेंटेशन के लिए यूज होते थे, तो पोरस रहते थे या फिर कंटेमिनेटेड रहते थे, उसका ये करने के लिए प्रोसेस ऑफ धूपन दी गई है। ये हमने किया हुआ है डिपार्टमेंट में हम जटामांसी, मरीच, पिपली वगैरह डाला था। ये पात्र है जो येलो वाला दिख रहा है ना, ये जो चीनी माती बोलते हैं उसका, ये जो मोटी ऐसा ये आता है, ये क्या आता है उसका, तो वो है उसमें मेथड ओपन कर सकते हैं। थोड़ा सा लेकर उपले जो होती है हमारी, जो फूड के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसके ऊपर ये डालकर जटामांस से वगैरह, उसके ऊपर ये ऐसा उल्टा रखते हैं, ये बर्तन जो होता है चीनी माटी का, तो उल्टा रखते हैं, इससे धूपन हो जाता है। ये हो गया प्रलेपन, ये हो गया प्रधूपन। अभी प्रधूपन की भी कुछ ड्रग्स आए हैं, आचार्य ने दिए हैं। उसमें ज्यादातर इतने ही मिले हैं मुझे कि शुगर और अगरू है, वो कन्यकारिष्ट में दिए हैं, ये आचार्य चरक जी ने दिए हैं। चंदन और अगरू जो है वो द्राक्षासों में गद निग्रह में आया है। और जटामांसी और मरीच जो है ये उशिरासव के लिए आया है, और ये इसमें गद निग्रह में है। इतने ही मुझे मिले हैं, बस इससे ज्यादा कुछ अगर मिलता है तो मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। अभी फिलहाल तो इतना ही मिला है। तो ये अगरू है, ये चंदन है, जटामांसी है, शुगर है, और ये मरीच है। ये आप विजुअलाइज करके ध्यान में रख सकते हैं। बाद में आता है चौथा फैक्टर, जो हम सवारी बनाते समय या ये करते हैं, वो है वसंत और शरद, या काल, मतलब हो सकता काल सवारी बनाने के लिए अच्छा है। तो ये वसंत और शरद ऋतु में मतलब ह्यूमिडिटी भी ज्यादा नहीं रहती है, धूप भी ज्यादा नहीं रहती है, और टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस फेवरेबल है इसे आसवरिष्ट बनाने के लिए। अभी ये वर्षा ऋतु में क्या होता है कि मॉइस्चर वगैरह ज्यादा रहता है, नमी रहती है, तो जो हम असवरिष्ट बनाते हैं उसमें भी ऑलरेडी फंगस होती है ना, और फंगस को क्या चाहिए होता है, मॉइस्चर चाहिए होता है। वर्षा ऋतु में जो अगर हम असवरिष्ट बनाते हैं तो वो बहुत ज्यादातर खराब होते हैं, या फिर ज्यादा फर्मेंट हो जाते हैं, फंगस ज्यादा जल्दी लगती है। इसकी वजह से वर्षा ऋतु में अगर इमरजेंसी ना हो तो बनाना ही नहीं चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में और वसंत और शरद ऋतु, ये तीन ऋतु में आप बना सकते हैं। बाद में आते हैं कि परीक्षा कौन सी है। भी हम ऐसा कैसा कह सकते हैं कि ये का सब परीक्षा तैयार हो गया। तो पहला है कि स्टॉपिंग ऑफ बबलिंग साउंड, मतलब जो उसमें क्या होता है कि फर्मेंटेशन में CO2 गैस रिलीज होता है ना, तो थोड़ा सा ऐसा बबल जैसा साउंड आता है। अगर हम वो वेसल को कान लगा कर सुनेंगे तो बबलिंग साउंड आता है, तो वो पूरा बंद हो जाता है अगर फर्मेंटेशन कंप्लीट हुआ है तो। और अगर दूसरी जो ये माचिस की तीली होती है, अगर हम उसके वो वेसल के साथ या उसके अंदर ले जा सकते हैं, लगा के, मतलब थोड़ा सा इग्नाइट करके उसे लेते हैं, तो वो मतलब उठती नहीं है, चालू रहती है। उसका मतलब क्या है कि जलन के लिए, जलने के लिए क्या होता है, ऑक्सीजन जरूरी होता है। इसका मतलब वो कार्बन फर्मेंटेशन के समय कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है ना, अगर फर्मेंटेशन पूरा हो जाता है तो ऑक्सीजन रिलीज होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होता है। तो अगर वो सिया तिलाई की वो जो माचिस की तीली है, वो जो बुझती नहीं है, तो उसका मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन का मतलब क्या है कि फर्मेंटेशन पूरा हो गया है। तो ये दो मेन परीक्षाएं हैं। बाकी जो इस तरह से वर्णगंध वगैरह जो है वो आ ही जाता है अग्रवाल से प्रिपेयर करने के बाद। अभी एक नॉर्म क्वेश्चन आता है कि नॉर्मल लिमिट क्या होनी चाहिए ऐसे वाले की हम बनाते हैं ना, तो ज्यादातर 5 से 10% तक अल्कोहल होता है, या फिर 15% तक। उससे ज्यादा अल्कोहल हम जो असवारिष्ट बनाते हैं उसमें नहीं पाया जाता है।
ये आपको एमसीक्यू के लिए पूछा जाएगा या फिर एमसीक्यू के लिए आ जाएगा या फिर हवा वगैरह पूछ सकते हैं। ये हो गया हाल और अभी व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ असवरिष्ट मतलब ये निर्माण कैसे करेंगे। पहले पहले का ये क्या है कि पहले तो रॉ मटेरियल जो लाना है हमें खड़ कर वगैरह लाना है या फिर खरीद कर लाना है। एज पर अवेलेबिलिटी दान पात्र है हमें रुख पात्र लेना है या फिर स्टेनलेस स्टील का लेना है या फिर वो लकड़ी वाला लेना है या सीमेंट वाला लेना है या फिर प्लास्टिक वाला लेना है। आपको वो डिसाइड करना है मतलब जैसा अवेलेबल है वैसा ये हम कर सकते हैं। बाद में अगर आसव है तो सोरस करना पड़ेगा बनाना पड़ेगा। अगर अरिष्ट है तो क्वाथ बनाना पड़ेगा एज पर क्लासिकल रेफरेंस मतलब जैसा जैसा आया है। अगर उन्होंने कहा है कि 1/4 रिड्यूस करो हाफ रिड्यूस करो तो उसकी वजह मतलब जैसा आया है वैसा बनाने का। पहला हो गया रॉ मटेरियल कलेक्शन। दूसरा सिलेक्शन ऑफ संधान पात्र। तीसरा हो गया स्वरस या फिर क्वाथ निर्माण। अब क्वाथ निर्माण के बाद क्या आता है कि एडिशन ऑफ मधुर द्रव्य। मधुर द्रव्य कौन से में यूज करते हैं शुगर हनी गुड़ और मधु ये तीन हमारे यहाँ ये तीन अब अवेलेबिलिटी डालते हैं स्वरस और क्वाथ में। और जब ये पूरा घुल जाता है मतलब गुड़ सीता वगैरह जो हम ये जो है मधुर द्रव्य डाला है तो वो पूरा घुल जाने के बाद हम उसे फिल्टर करके ले लेते हैं। और ये जो 15 संधान पात्र वगैरह है जो हमने सेलेक्ट किया है उसमें डालकर जो फेवरेबल कंडीशन होते मतलब डार्क रूम लाइट मॉइस्चर कंटेंट नहीं होना चाहिए सनलाइट अच्छी तरह से होना चाहिए यहाँ पर रख देते हैं। बाद में आता है एडिशन ऑफ संधान है प्रक्षर द्रव्य। अभी संधान द्रव्य में कौन से है एक तो घाइते पुष्प आता है और मधु पुष्प आता है ये दो ही कॉमनली यूज करते हैं। और ये प्रक्षेप द्रव्य तो बाद में डालते हैं। लेकिन अभी ये पूरा मिक्स हो जाने के बाद थोड़ा सा गीले से मतलब ज्यादा टाइट मतलब बाट कपड़ा वगैरह करके नहीं ये करना है उसका तो खोल सके ऐसी वजह से ऐसा पॉट का वो जो माउथ है वो क्लोज करना है। बाद में जो फर्मेंटेशन हो वो 3 से 5 दिन में शुरू हो जाता है। तो शुरू हो जाने के बाद वो जो बबलिंग साउंड वगैरह जो आता है उसके बाद ही वो अच्छे से पक्का शुद्धिबंधन कर लेना है उसके मुंह का। यानी वो जो पॉट है जो अनडिस्टर्ब्ड कंडीशन में रहना चाहिए मतलब उससे ज्यादा हिस्सा वगैरह नहीं रखना चाहिए। तो कोई आता है धक्का निकालता है देखता है ऐसी जगह नहीं रहना चाहिए मतलब थोड़ा सा साइड वाले रूम में जो रखते हैं ऐसे ही रखना चाहिए। और जो मैंने पहले वाली साइड में जो दो परीक्षा बताई है सिद्धि लक्षण है जो बताए वो बाद में चेक करके हम सब, तैयार हुआ है या नहीं निकाल सकते हैं बाद में। और आफ्टर कंप्लीशन शुड बी स्टोर्ड इन क्लीन एयर टाइट कंटेनर। अब जो हम ये रखते हैं ना फर्मेंटेशन के लिए तो उसमें एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि कभी भी पूरा मतलब गले तक भरकर नहीं रखना चाहिए। 1/4 पार्ट थोड़ा सा ऐसा एम्प्टी रखना चाहिए क्योंकि वो गैसेस वगैरह निकलते हैं ना तो कभी कभी क्या होता है कि वो जो ड्रम होता है तो वो बस्ट होता है गैसेस की प्रेशर की वजह से। तो पर ये ध्यान में रखना है कि वो पूरा कभी नहीं भरना है थोड़ा सा 1/4 जगह गैसेस के मूवमेंट के लिए रखनी ही है एम्प्टी। ये हो गया प्रोसेस के बारे में प्रोसीजर के बारे में। अभी एक कॉमन ये आता है क्या बोलते हैं उसे एलएक्यू के लिए या फिर एसएक्यू के लिए एक श्लोक आता है कि ये जो श्लोक है ना ऊपर वाला अनुत्तमान अरिष्टेषु द्रवदोनि तुला गुणा सौद्रम क्षिपद गुदार्द्रम प्रक्षेकम दशमांशकम मतलब ये श्लोक आता है। और इस मतलब इसे एक्सप्लेन करो या फिर इसका अस्वाष्टमी महत्व वर्णन करो वगैरह ऐसा कॉमनली आ जाता है। तो इसका क्या है कि अगर स्पेसिफिक असवारिष्ट वगैरह जो प्रिपेयर करने वाले हैं मतलब डी वाले होते हैं तो उसमें अगर रेफरेंस है कि उसमें जल का प्रमाण वगैरह है, तो डी वाला होता है। मतलब ऑलरेडी आचार्य ने पता है होगी कि इतना डालना है इतना डालना है इतना डालना है ये सब ऑलरेडी दिया होता है। लेकिन अनुक्त का मतलब क्या होता है कि अगर नहीं दिया है मतलब अगर कौन सा भी असवारिष्ट अलाउ के उसमें जल का प्रमाण नहीं दिया है प्रक्षेप का प्रमाण नहीं दिया है गुण का प्रमाण नहीं दिया है तो उसमें क्या करना है कि अगर द्रव का अनुत्तमान अरिष्टेषु द्रव द्रोणी मतलब द्रव का प्रमाण अगर नहीं दिया है मतलब 16 से अपवाद का प्रमाण अगर नहीं दिया है कितना लेना है तो वो कितना लेना है द्रोणी मतलब एक द्रोण यानी कितना होता है अप्रोक्सीमेटली 13 लीटर। ये कितना होता है अप्रोक्सीमेटली 13 लीटर। बाद में आता है
तुला गुणक, यानी गुणक का प्रमाण कितना आता है, 1 तुला, यानी अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, 5 किलो। बाद में आता है ये क्षोद्रम क्षिपत गुणार्द्रम, मतलब ये जो क्षोद्र है इसका प्रमाण कितना आता है, गुणार्द्रम मतलब गुड़ कितना लिया है हमने, 5 केजी, यानी 1 तुला। तो ये गुड़ का कितना आएगा, मधु का कितना आएगा, हाफ ऑफ द गुड़, यानी 2.5 केजी। और प्रक्षेप कितना है, दशमांश का, मतलब गुड़ के दशमा 1/10 भाग। तो ये अभी ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन ध्यान में रखो, तो आपको लिखने में इजी जाएगा। कि द्रव द्रव नहीं है, कि द्रव अगर नहीं मेंशन किया है, उसका अनुपात प्रमाण नहीं मेंशन किया है, तो ये एक द्रोण लेना है, यानी अप्रोक्सीमेटली 13 लीटर। गुड़ का प्रमाण मेंशन नहीं किया है तो 1 तुला लेना है, यानी अप्रोक्सीमेटली 5 केजी। मधु का नहीं दिया है तो हाफ ऑफ द गुड़, यानी 2.5 केजी। प्रक्षेप का अगर नहीं दिया है ये, तो 1/10 ऑफ गुड़, दैट इज 500 ग्राम हम डाल सकते हैं। ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखो। ये भी इसमें भी आता है, इंस्टीट्यूट के लिए भी आता है, और ये लेके में आता है। ये सिर्फ श्लोक देते हैं और एक्सप्लेन ऐसा ही बोलते हैं। तो इसमें क्या लिखना है, पहले आस वर्ष की परीक्षा लिखनी है, डिफिनेशन एटोमोलॉजी सब लिखना है, उसके भेद लिखने हैं, बाद में ये हम लिख सकते हैं अगर ये लेके के लिए आता है तो। अभी ये हमने जो देखा है वो हो गए मध्य जनित संधि। दूसरा आता है अम्ल जनित संधि। अम्ल जनित संधान में कौन से हैं, ये शुष्क कल्पना, तुषोदक कल्पना, सोबीरक, कांजी और संधाती। ये हम आगे वाले लेक्चर में, मतलब दूसरा जो कल वाला जो लेक्चर है उसमें देखेंगे। अभी हम देखते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। तो पहला तो हो गया एटिमोलॉजी, यानी निरुक्ति हो गई, संधि संधान मतलब, संधान का मतलब क्या है, कम्युनिकेशन होता है। इसकी डेफिनेशन देखिए हमने कि द्रव्य चक्षुरी कालस्थम द्रव्य संधि प्रभावित असवरिष्ठ ये हो गया उसका डेफिनेशन। इसमें आपको ध्यान में रखना है, ये 4 द्रव्य, द्रव द्रव्य, इसमें त्वरक और पाक आता है। मधुर द्रव्य, इसमें हनी, शुगर और गुड़ आता है। प्रक्षेप द्रव्य, इसमें अब आपको पता है कौन से प्रक्षेप द्रव्य है कॉमन। संधान द्रव्य, इसमें धातु पुष्प और कॉमन भी आते हैं। और असवरिष्ठ इसके मेन भेद होने की वजह से इसको असवरिष्ठ भी कहा जाता है। डेफिनेशन हो गई, निरुक्ति हो गई। अभी टाइप्स, टाइप्स कौन से हैं, मध्यजनित, अम्लजनित। फिर उसके सब टाइप्स क्या है, सूरा, सिधु, वारुणी, अस और अरिष्ट। अभी ये जो है अ, अ, ये सूरा का जो टाइप्स है, इसका ध्यान में रखने के लिए मैंने एक मेमोनिक्स बनाई, मतलब ट्रिक्स बनाते हैं ना, तो वो मेमोनिक्स बनाया है। वो क्या है कि प्रसन्न जल के कादम्बरी में सूरा बीज है। मतलब प्रसन्न, प्रसन्न से प्रसन्नता, जल का मतलब जल में जगल, ये प्रसन्न जल के कादम्बरी, कादम्बरी तो आ ही गई है, में का मतलब है मेदक, ये क्या होता है, सूरा बीज होता है। तो ये आप ट्रिक याद में रख सकते हो कि प्रसन्न जल के कादम्बरी में सूरा बीज रहता है। अभी ये सूरा का ध्यान रखने का होगा, सूरा के टाइप्स, लेकिन अगर ये पूरा आपको ध्यान में रखना है कि सूरा, सिद्धू, वारुणी और असव, अरिष्ट, तो इसे कैसा ध्यान में रखना है, उसकी भी एक ट्रिक बनाई है मैंने कि सुरा, सिद्ध, वारुणी असवरिष्ठ बनाते हैं, मतलब, या फिर सुरा और सिद्धू वारुणी के साथ मिलकर असवरिष्ठ बनाते हैं, ऐसा भी आप ध्यान में रख सकते हैं। ये बद्धजनी संधान के जो पूरे टाइप्स हैं तो उसमें आ जाते हैं। और अम्लजनी संधान के जो है शुद्ध, कुशोदक, सौवीर, कांजी और संडकी, ये हो। बाद में हमने देखा, ये विजुअलाइज करने के लिए लिया है मैंने, इसे आपको समझ में आएगी कैसा होता है। सूर्य अपर मोस्ट है, उसके नीचे का प्रसन्न है, उसके नीचे का कादम्बरी, उसके नीचे का जुगल, उसके नीचे का मेदक और उसके नीचे का फोकस या फिर सूरज। बाद में आते हैं ये सूर्य का मतलब कि कैसे होती है सूर्य। तो ये पिक्चर अगर आप ध्यान में रखोगे, विजुअलाइज करोगे, तो पूरा ध्यान में रखोगे। मीट और राइस है, उसको पानी में, उसमें पानी मिलाकर अग्नि प्रकाश करके डिस्टिलेशन प्रोसेस जो हम बनाते हैं उसको पूरा बोलते हैं। पूरा के जो इनमें जो सब टाइप्स है, उसके लेयर्स जो है, उसमें उसका बारे में हमने डिस्कस किया। फिर प्रसन्ना, कादम्बरी, जगल, मेदक, ये पूरा डिस्कस किया हमने। बाद में हमने क्या देखा,
ये सिद्धू का अधिपति, अपपर सिद्धू के क्या होता है, अपपर सिद्धू क्या होता है। बाद में गुणों का एक टेबल है, ये नाइस टू नो है, अगर आपको हमें आता है तो रखो, नहीं तो ऐसा कुछ जरूरत नहीं है। बाद में वारुणी, वारुणी का क्या है कि ताल खजूर जो वृक्ष होती है उससे जो उत्पन्न होती है वो होती है वारुणी। बाद में हमने देखा कोहल, कोहल का क्या है कि ये बस कोहल, अगर ये पिक्चर आप विजुअलाइज करोगे ना तो दिख जाएगा कि कैसे ध्यान में आ जाता है, समझ में आ जाएगा। लेकिन जब हम एग्जाम में बैठते हैं ना तो ऐसा पिक्चर वगैरह ही थोड़ा ज्यादा हमें ध्यान में आता है, थियोरेटिकल वगैरह जो पार्ट होता है ना वो हमें इतना जल्दी विजुअलाइज नहीं होता है। अभी ये जोकर का पैसा भी कभी नहीं भूलोगे, और उससे क्या जुड़ा हुआ है कि हमारा कोहल जुड़ा हुआ है, ये भी आप कभी नहीं भूलोगे। लेकिन ये ध्यान में रखना है कि इसका वजन प्रिय नहीं है, लेकिन कोहल वजन प्रिय है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये अभी अभी यूजी के लिए नहीं, लेकिन पीजी के लिए कॉमन एमसीक्यू पूछे जाने वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। ये सब हो गए चीजें, पूरा का वगैरह होगा। अभी बाद में आता है लास्ट वाले असव अरिष्ट। असव की डेफिनेशन क्या है वो हमने देखी कि वो मतलब स्वरस का, स्वरस से जो किया जाता है वो असव है। बाद में पाथर जो किया जाता है वो अरिष्ट है। बाद में चैप्टर्स कौन से हैं ये जो हमने डिटेल में देखे, ये पात्र देखा है तो कौन सा हम ले सकते हैं इसके बारे में भी देख सकते, तो पात्र में हमने कौन सी इंपॉर्टेंट देखी है, तो कंसेप्ट ऑफ ये प्रलेप और धूपन, प्रलेपन और धूपन। तो मैंने आपको डिटेल में बता दिया है, सिर्फ ये जो ड्रग्स है और ये जो आचार्य का नाम है वो आप ध्यान में रखो। ये हो गया धूपन का, ये तो धूपन का द्रव्य है, और आचार्य के जो बताए वाले वो है। बाकी उसके सिद्धि लक्षण हो गए, ये तो दो ही है, और ध्यान में रखना है कि वो अभी इंसान नहीं आना चाहिए। और जो मैचस्टिक अगर हम उसके पास ले जाते हैं तो वो गिरती रहनी चाहिए, बुझनी नहीं चाहिए। बाद में इन शॉर्ट प्रोसीजर, ये प्रोसीजर मैंने इन शॉर्ट इसलिए दिए थे कि पॉइंट्स अगर आप याद रखोगे तो उसको हम इलाबरेट कर सकते हो ये लिखने के लिए। सिर्फ ये पॉइंट्स भी अगर हमने याद कर लिए तो ये एलिक्यू में हम एक्सटेंड कर सकते हैं। बाद में एक लोग कॉमनली पूछा जाता है कि अगर तुम्हारा रजिस्ट्रेशन मतलब अगर ये दिया नहीं है तो कितना लेना है, ये एक हो गया। इसके बाद आता है अगले दिन संबंध में नेक्स्ट वाले लेक्चर में देख लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।